नमस्कार। आज तक के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है और मैं हूं सुशांत झा। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक उपाध्याय और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में काम करने वाले मंजीत ठाकुर। आज हम बात करेंगे, जाहिर सी बात है, कर्नाटक चुनाव के नतीजों की, जो कि लगभग आ ही गया है और यह आखिरी चरण में है। और इस विषय में हम देखना चाहेंगे कि इसमें ट्विस्ट कितने हुए हैं। पहले अधिकांश सर्वे कांग्रेस की जीत की संभावना व्यक्त कर रहे थे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आ गई, लेकिन बीजेपी को झटका ये लगा कि कुछ एक सीटों से वो अटक गई है और वो ऐसी अटकी है कि जेडीएस और कांग्रेस के सरकार बनाने के आसार ज्यादा प्रबल नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जोर तोड़ या कोई भी गुंजाइश की संभावना बहुत प्रबल दिखती नहीं है। तो इसी पे हमारा विश्लेषण है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस अटक गई और बीजेपी का घोड़ा विजय पाते पाते वो भी अटक गया। तो अशोक सर से हम पूछना चाहेंगे कि आपका पहला विश्लेषण क्या है। असल में जो बीजेपी को अपने आशा के अनुरूप सीटें तो मिली कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि लिंगायत इलाके में जो नॉर्थ का उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे तो सीट मिली थी। लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने रेड्डी ब्रदर्स को अपने साथ लाया था और 8 उनके रेड्डी ब्रदर्स को टिकट दिया था, 8 में से 5 हार गए। तो जो बीजेपी का एक्सपेक्टेशन था कि रेड्डी ब्रदर्स अपने जो उनके प्रभाव क्षेत्र में जो 3 जिले हैं, उन तीन जिले के 22 सीटों में वो मदद करेंगे भाजपा को, ऐसा हुआ नहीं। तो कुछ जगहों पे भाजपा अपने आशा से अच्छे प्रदर्शन की, लेकिन कुछ जगहों में उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हो पाया। तो आपका मानना है कि रेड्डी ब्रदर्स का भ्रष्टाचार का इमेज और उनका अपने इलाके में सीट को कन्वर्ट न करवाना एक बहुत बड़ी। हाँ, बीजेपी भ्रष्टाचार का मुद्दा तो जो था वो था ही, साथ ही साथ जो बीजेपी का एक्सपेक्टेशन था इसीलिए लाया गया था कि वो कम से कम इन 22 सीटों में, जो कि येदियुरप्पा भी बात कर रहे थे कि उनको लाने के पीछे मकसद यही था कि उनका और वो 3-4 जिलों में वो हमें हेल्प करेगा, वो नहीं कर पाया, वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। लेकिन बीजेपी आश्चर्यजनक रूप से साउथ कर्नाटका में, जहाँ बीजेपी बहुत ही कमजोर है, वहाँ पर कुछ सीटें नहीं है। अपने लिंगायत होल्ड्स को बचा के रखा है, डिस्पाइट की कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने उनको लिंगायत कार्ड खेला था। मंजीत, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कर्नाटक का कई बार दौरा भी कर चुके हैं, कि लिंगायत कार्ड कांग्रेस ने खेला था बहुत सही समय पे, मांग भी थी लिंगायतों की पहले के जमाने से, वो कहाँ बैकफायर कर गया? देखिए, शायद सब कुछ कांग्रेस के पक्ष में सही चल रहा था। हालांकि 1985 के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस कर्नाटक में कोई भी सरकार दोबारा बैक टू बैक वापस आई हो सत्ता में। तो अगर सत्ता विरोधी रुझान से पार पाने की कोशिश जो थी कांग्रेस की वो हो रही थी और कामयाब होती दिख रही थी, तो उसमें सिद्धारमैया की छवि भी काम कर रही थी। लिंगायत का कार्ड उन्होंने खेल ही दिया था। लेकिन जाहिर है ये सब कुछ, जब आप कह रहे थे कि कई लोग, हमारे कई मित्र हैं जो कर्नाटक में हैं और उन्होंने कई जो वहाँ की ज़मीनी हालत है, मैं भी बेंगलोर का, मैंने भी दौरा किया था, तो मैं जो लग रहा था कि जेडीएस की सीटें बढ़ने वाली थी, जाहिर है, लेकिन वो सीटें बढ़ी नहीं हैं। पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस बार 2 सीट कम हो गई है। वोट शेयर भी पिछले इलेक्शन में 2013 में करीब 20 दशमलव कुछ था और इस बार वो करीब 18.7% के आसपास है। यानी वोट शेयर भी जेडीएस का कम हुआ है। यानी प्रदर्शन में जो एग्जिट पोल्स बता रहे थे उनके मुकाबले तो बेहतर प्रदर्शन किया है कर्नाटक में जेडीएस ने, बावजूद इसके कि बसपा और ओवैसी की पार्टी बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस इलेक्शन को जीता किसने है? इस इलेक्शन को जीता है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा, अभी के हिसाब से, अभी जो नतीजे और रुझान है उनके हिसाब से 104 सीटें हैं। हारी कौन है? सत्ताधारी कांग्रेस हारी है। अब एक चीज ये, जैसा कि अशोक सर कह रहे थे कि बेल्लारी में जो बेल्लारी ब्रदर्स, हमने इंडिया टुडे में भी खबर छापी थी कि भ्रष्टाचार, भारत के सबसे बड़े खनन घोटाले के बावजूद उनको अपनी पार्टी में जीत के लिए शामिल करने की कोशिश की गई। हालांकि वो कल नहीं आया, लेकिन एक प्रतीक आप इसको मानिए पूरे राज्य में कि भ्रष्टाचार विरोधी जो छवि भाजपा ने अपनी बनाई थी 2014 के इलेक्शंस में, और पूरे मोदी ने पूरे भारत में ये कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे, वो छवि तार होती दिखी। लेकिन अगर उसके बावजूद बीजेपी को अधिक सीट्स मिल रही हैं, इसका मतलब है कि न तो मनमोहन सिंह ने, जैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी, ये मुद्दे नहीं रहे, भ्रष्टाचार ही मुद्दे नहीं रहे। जनता चाहती है अपने सरकारों से बढ़िया प्रशासन, और शायद इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखा। एक चीज और सुशांत, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जब मैं बात कर रहा था कि एग्जिट पोल या जो नरेंद्र मोदी की रैलियों से पहले जो माहौल था, जाहिर है वो कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन जैसे ही मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हुई
उनकी बयान आए, नामदार वाले के बयान आरोप आए, उसके बाद से हवा बदली है और 104 सीट उसी का नतीजा। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इसका मतलब है कि बीजेपी की जीत मोदी की जीत है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बीजेपी का जो परफॉर्मेंस इतना इम्प्रूव किया, आज जैसे कि हमारे सेपोलिस्ट बता रहे थे कि मोदी के रैली से पहले और मोदी के रैली के बाद कम से कम बीजेपी के वोट परसेंटेज में 3% का इजाफा हुआ, 3% वोट बढ़ा। और 3% वोट इस तरह के चुनाव में बहुत मायने रखता है, और खास करके भाजपा के लिए कि भाजपा को हमेशा कम सीट, कर्नाटक में भाजपा के साथ होता है कि कम वोट परसेंट ला के भी भाजपा ज़्यादा सीट लाती है हमेशा कांग्रेस की तुलना में। इसकी तुलना आप यूपी और गुजरात के चुनाव के उस दौर से करना चाहेंगे जब मोदी ने आखिरी चरण में चुनाव प्रचार करके थोड़ा स्विंग किया था? गुजरात के चुनाव में बिल्कुल, गुजरात के चुनाव में भी यही हालात थे। और जैसा कि हमारे भाजपा के जो हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि भाजपा के जो सोर्सेस उनको बोल रहे थे कि अमित शाह इस बार भी बोले कि गुजरात चुनाव जो लास्ट में मोदी जी गए, मोदी जी ने धुआंधार जो कैंपेनिंग की, उससे जो गुजरात चुनाव में जो माहौल भाजपा के खिलाफ बना हुआ था वो माहौल तार हो गया और भाजपा फिर से सत्ता में आ गई। लगभग वही हालात कर्नाटक में था। कर्नाटक में इस बार जो भी वहाँ से घूम के आ रहा था, जो भी वहाँ दौरा करके आ रहा था, बता रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन वो मोदी के दौरे के बाद वो बदलाव आया और उसको भाजपा को। सुशांत, इसी बात को जब आपने कहा कि उत्तर प्रदेश या किसी और राज्य से इसकी तुलना कैसे करेंगे, मैं कर्नाटक की तुलना उत्तर प्रदेश से इसलिए करना चाहता हूँ कि आप समझ लीजिए कि जो कांग्रेस है कर्नाटक में वो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है, और जो जेडीएस है वो उत्तर प्रदेश की बसपा है, और भारतीय जनता पार्टी के रोल में है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर थोड़ी जीत और हासिल कर लेती, थोड़ा वोट 1% और अधिक मिल जाता, तो जाहिर है उसको बहुमत मिल जाता। और अब जो है आप देख लीजिए कि अगर समाजवादी पार्टी जो जिस तरह का अलायंस अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता पर दावा कर रहे हैं, अगर ये चुनावों से पहले करते तो नतीजा शायद कुछ और होता है। अगर जेडीएस के वोट्स और कांग्रेस के वोट्स शायद आपस में मिल जाते, लेकिन ये दूर की कौड़ी है। आप जो बोल रहे हैं वही चीज जब हमारे आज शुरू चुनाव के रुझान आ रहे थे और जब ये लगने लगा कि भाजपा को 120 सीट आएगी, उसी समय आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने ट्वीट किया था। उन्होंने बोला कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस का अलायंस नहीं हुआ। अगर वो अलायंस हो जाता तो भाजपा को 40-50 सीट लाना भी मुश्किल हो जाता मेरे ख्याल से। और तो छोड़िए, जैसे आप यूपी से इसकी तुलना कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा, सपा और कांग्रेस एक साथ होते तो भाजपा के पक्ष में मुश्किल से। लेकिन अशोक सर जानते हैं, ये जो चुनावी गणित है ना, वो अंग गणित नहीं होता, वो ज्यामिति होती है, और वो बीज गणित भी नहीं होता कि मैं इक्वेशन पे बिठा दें। बिल्कुल नहीं होता। तो जेडीएस और उसको जोड़ने से शायद भाजपा को बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये कभी कभी होता भी है। जैसे कि अभी गोरखपुर के चुनाव में देखा कि गोरखपुर चुनाव जो भाजपा 30 साल से नहीं हारी थी, वहाँ पे भाजपा की क्या स्थिति हुई, फूलपुर चुनाव में क्या स्थिति हुई। तो ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, असर तो होता है, और वो असर दिखा। इन बातों से आगे मैं एक चीज सोचना चाहता था। ब्रेकअप अभी सारे वोटर्स के नहीं आए हैं शायद। दलित वोटों का जो महत्व था, जैसे कि जेडीएस का अलायंस था बसपा के साथ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? वैसे तो जेडीएस की वोट परसेंटेज में थोड़ी गिरावट आई है, तो क्या बसपा का वोट परसेंटेज वहाँ प्रभावशाली नहीं था? बसपा असल में पिछले 2 चुनावों से उसका वोट प्रतिशत घटते जा रहा था, इसीलिए बसपा इस पर अलायंस की थी। और आपको याद होगा कि कर्नाटक के चुनावी इतिहास में एक अहिंदा का कार्ड खेला था, एक सोशल अलायंस बनाया था सिद्धारमैया ने, और ये अलायंस इनसे पहली बार किसी ने बनाया था तो देवराज अरस ने बनाया था। अहिंदा का मतलब हुआ कि दलित, पिछड़े, मुस्लिम, और वो जो वोट बैंक है अभी भी मोर और लेस कांग्रेस के साथ है। तो वो मेरे ख्याल से जेडीएस को बहुत फायदा नहीं हुआ दलित वोटों का बसपा के साथ समझौता करने से, और बसपा केवल 1 सीट जीत पाई। अच्छा, ये मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपनी 1 सीट गंवा बैठे और 1 सीट पे उन्होंने जीत दर्ज की, जबकि उनकी इमेज ठीक ठाक थी और बड़े अच्छे रणनीतिकार थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जहाँ से वो सीट जीते हैं, चामुंडेश्वरी सीट जो हारे हैं, वो उनका प्रभाव क्षेत्र में आता है, लेकिन वो देवगौड़ा का भी प्रभाव क्षेत्र है। और उनकी और गौड़ा की जो जाति है, बोकालिगा की एनिमोसिटी इतनी ज़्यादा थी कि पूरा बोकालिगा जो कास्ट का कॉन्सेंट्रेशन हुआ उनके अगेंस्ट हुआ, और वो उसके चलते चुनाव हार गए वहाँ से।
तो अभी जो पूरे माहौल है, अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें कांग्रेस ने जाहिर सी बात ऑफर कर दिया है जेडीएस को, उसने स्वीकार भी कर लिया है, दावे भी कर दिए हैं, प्रति दावे भी हो गए हैं बीजेपी के। प्रति दावा तो पहले बीजेपी का ही बनता है, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते। देखिए मैं एक बात, छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो सरकार बनाएगी, 17 तारीख को शपथ लेंगे और 21 तारीख को शायद वो विश्वास मत हासिल करेंगे, कुछ नहीं करना उनको, ऑपरेशन कमल पार्ट 2 करना है। करना ये है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 12 विधायकों को, उनको तोड़ना नहीं है जेडीएस को, उनको सिर्फ 12 विधायकों को जिस समय मतदान होगा उस समय वोटिंग से अलग रख देना है। सदन का स्ट्रेंथ उस दिन हो जाएगा कम और उनको 104 में 2008 में भी उन्होंने यही किया था। गोवा में भी यही किया। 2008 ऑपरेशन कमल केवल कर्नाटक में हुआ था और 2008 के चुनाव में भी भाजपा को बहुमत नहीं आई थी, तो उन्होंने क्या किया कि ऑपोजिशन के एमएलए को बिठा दिया, वो रिजाइन करवा दिए असेंबली से और उनको बोले कि तुम आ जाओ, मंत्री बन जाओ और हमारे टिकट पे चुनाव लड़ो और हम तुमको जितवाएंगे। तो वो अधिकतर लोग जीत, उसमें से 7 जीत गए थे, 1 हारे थे जो बाद में एमएलसी बने। क्या आपको इसकी आशंका या संभावना लगती है? नहीं, वही तरीका ही है और कोई तरीका नहीं। भाजपा को सरकार, भाजपा उसके अलावा सरकार बना ही नहीं सकती। अगर कांग्रेस और जेडीएस को नहीं तोड़े तो सरकार बनाने की स्थिति नहीं बना। देखिए, राजनीति जो है वो गुंजाइश से शुरू होती है, सियासत गुंजाइश पे खत्म होती है। तो गुंजाइश तो यही, और जैसा कि सर कह रहे हैं, एकमात्र विकल्प यही है कि इसी विधि से इसको किया जा सकता है, सरकार बनाई जा सकती है। जैसा एग्जांपल भी है पिछली बार। लेकिन जहाँ तक सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया जाना चाहिए, नहीं बुलाया जाना चाहिए, राज्यपाल का विवेकाधिकार है। लेकिन पिछले साल आपको याद होगा कि गोवा और मणिपुर में यही स्थिति थी। उस समय भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीगल ब्रेन जो है अरुण जेटली ने ट्वीट किया था और बोला था कि सबसे बड़ी पार्टी को नहीं बुलाना चाहिए, उस अलायंस को बुलाना चाहिए जो सरकार बना सके और जिसके पास बहुमत दिख रहा हो। तो अगर अरुण जेटली के ही फॉर्मूले को यहाँ लागू किया जाएगा तो नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन उसी समय आपको याद होगा कि गोवा की राज्यपाल जो थी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि मैंने अरुण जेटली से सलाह लेके इनवाइट भेजा था। तो ऑब्वियस है कि सलाह जो है केंद्र से जाएगा और केंद्र जो बोलेगा वही राज्यपाल। खैर, इस सवाल से अब अगला सवाल ये उठता है, मतलब मैं बीच में इस बात के बीच में जोड़ना चाहूंगा कि जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई शाह, वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपनी सीट खाली की थी लोकसभा इलेक्शन। जी, अब मैं आगे पूछना चाहता हूँ 2019 के चुनाव पर इसका क्या असर हो सकता है? ये इस चुनाव का जो सबसे बड़ा मैसेज है ऑपोजिशन के लिए वो ये है कि आप यूनाइट होइए। अगर बीजेपी से लड़ना है, मोदी से लड़ना है तो यूनाइट होकर लड़ना होगा। वो आपने गोरखपुर में देखा, आपने फूलपुर में देखा और यहाँ भी देखा। नहीं, बिहार में तो दिखा ही था। अभी तत्कालीन जो उदाहरण है वो यहाँ भी है, कर्नाटक में। अगर आप मिल के लड़िएगा तो भी लड़ सकते हैं, नहीं तो आप नहीं लड़ सकते। पहला मैसेज वो है। दूसरा मैसेज ऑपोजिशन के लिए है कि आप एक अल्टरनेटिव नैरेटिव दीजिए जो कि एक्सेप्टेबल हो, और वो सोचना होगा इनके लिए कि क्या होगा उनका नैरेटिव और वो कौन सा नैरेटिव देंगे जो लोग वो एक्सेप्ट करें, तभी वो हरा सकते हैं। नहीं तो मोदी को हराना उनके बस का नहीं है। मैं बताऊं, मैं कह रहा था कि जैसा कि सर ने कहा, मैं उसी को दूसरे शब्दों में कहूंगा कि जो कोलिशन इनका जो है वो इंद्रधनुषी रेनबो कोलिशन बनाना होगा इनको। अब कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है, हारने के बाद कांग्रेस हार चुकी है, ये आपको मानना होगा कि कर्नाटक कांग्रेस हार चुकी है। कांग्रेस के हारने का अब वो ऐसे किसी भी गठबंधन में जूनियर पार्टनर की तरह होगी। अब कोई भी अगर गठबंधन बनेगा तो साउथ का, दक्षिण का कोई लीडर सामने आकर के उसको संभालेगा, तभी ये हो सकता है। आप देख लीजिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला किसी बड़े रीजनल क्षेत्रीय नेता के साथ हुआ है तो वो इलेक्शन कई बार हार गए हैं। बिहार इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल रहे हैं और इसका एग्जाम्पल पंजाब में रहे हैं। इसके अलावा गुजरात भी लगभग हार जाते हैं वो, लेकिन गुजरात उल्टा मॉडल था। गुजरात में कोई बड़ा नेता नहीं था। तीन यूथ को प्रोजेक्ट करके और कांग्रेस से जब भी सीधा मुकाबला नरेंद्र मोदी का हुआ है उन्होंने कांग्रेस के पत्ते बिखेर दिए हैं हमेशा। पूरे देश में आप देख लीजिए। आपके कहे पे जाऊं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब इसके बाद देखिए, हर कहानी में एक ही इक्वेशन नहीं चलता है। अब आप देखिए कि जिस 2013 में कर्नाटक से जिस सत्ता विरोधी रुझान की लहर पे नरेंद्र मोदी और सत्ता विरोधी रुझान, ये एकदम डेडली कॉम्बिनेशन है, किलर है। ये उस लहर पर सवार होकर के नरेंद्र मोदी किले पर किले फतह करते आ रहे हैं।
और अब उनका ही सामना सत्ता विरोधी रुझान से होगा अपनी ही पार्टी के खिलाफ। यानी राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए। उसका ट्रेलर अभी आपने बाई इलेक्शन में देखा राजस्थान में, अजमेर में। बाई इलेक्शंस अलग होते हैं सर, लेकिन फिर भी अजमेर में दो सीटों अजमेर और अलवर सेटिंग में जो मार्जिन था, हार का जो मार्जिन था वो इतना बड़ा था, तो वो एक इंडिकेटर तो है। एक चीज, एक पूरे सवाल 20 राज्यों में ना ऐसे ही सत्ता विरोधी रुझान का सामना नरेंद्र मोदी को खुद करना होगा। एक काउंटर नैरेटिव अपने ही जो अभी तक खड़ा किया उन्होंने 20 राज्यों में, 21 राज्यों में, वहां पे जाकर के देखा। हम इस बात के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सवाल छूट गया था कि JDS 1998-99 की पार्टी, उसके बाद उठती है, गिरती है, बढ़ती है, फिर से अभी तक बची हुई है, तो उसकी तुलना क्या बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी से की जा सकती है? एक बार ऐसा हुआ था कि उसके सीट आ गए थे रामविलास पासवान की पार्टी के थोड़े बहुत, नीतीश कुमार की। बिल्कुल आप JDS का जो वोट बैंक है वो कभी, जो वोकाली का वोट बैंक है इतना स्ट्रांग है कि वो कभी भी डेटर नहीं कर पाया, कोई भी पार्टी उनको उस वोट बैंक को डेट नहीं कर पाई। वही चीज़ पासवान के वोट बैंक पे है, और वो पासवान का वोट बैंक में और एक यूनिक बात है कि वो ट्रांसफरेबल वोट बैंक है। पासवान जिसके पास भी जाते हैं वो वोट ट्रांसफर करवा देते हैं। ये काबिलियत बहुत कम नेताओं के पास है। ये काबिलियत अगर किसी के पास है तो बसपा के पास है, पासवान के पास है। तो बिल्कुल वो उस तरह से तो आप तुलना कर सकते हैं पासवान के और JDS से। तो अब इस बहस को खत्म करते हैं, और इस बहस का लबोलबाब यही है कि बीजेपी को जीत मिली है लेकिन पूरी जीत नहीं मिली है, कांग्रेस हार गई है लेकिन उम्मीदें बरकरार है, और 2019 के चुनाव के लिए बहुत सारे संदेश इसमें छुपे हुए हैं। एक संदेश तो ये भी है कि GST हो या नोटबंदी हो, अब जो है ऐसे अगर कांग्रेस, यहाँ पर कांग्रेस को रोकना कर्नाटक में बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर वहां पर सरकार बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो आर्थिक सुधार यहाँ पर देश में जारी रख सकते हैं केंद्र में। सर आखिरी टिप्पणी आपकी? मेरा आखिरी टिप्पणी यही है कि ये दोनों पार्टियों के लिए मैसेज है, कांग्रेस के लिए भी मैसेज है और बीजेपी के लिए भी मैसेज है। कर्नाटक चुनाव कांग्रेस के लिए मैसेज है कि आप अपने ईगो को नीचे करिए, अब सब विपक्षी दलों को एक साथ लाइए और चुनाव लड़िए। भाजपा के लिए मैसेज है कि आप जिस मुद्दे पे सरकार में आए थे, भ्रष्टाचार, उसी मुद्दे को आप छुपा रहे हैं। कर्नाटक में आप छुपा रहे थे, तो आप अपफ्रंट होइए, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए, भ्रष्टाचारियों को बचाइए मत, तो जनता आपके साथ रहेगी, नहीं तो जनता फिर कोई और अल्टरनेटिव देखेगी। तो दोनों के लिए मैसेज है। चलिए इसी के साथ हम इस बहस को खत्म करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर किसी अगले मुद्दे पर अगले किसी दिन आपके साथ रूबरू होंगे। थैंक यू।